बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI/AC, ठीक है। आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर, अगर हम देखेंगे आज में ना हम बेटा खुद कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, ना हम एरिया चेंज करेंगे, ना हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, लेकिन स्टिल एक कॉइल के अंदर, एक सर्किट के अंदर बेटा EMF डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। हम कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, ऑब्वियसली खुद वो कर लेगा, वो हम देखेंगे बेटा बाद में, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं होगा, एक सर्किट खुद EMF जो है वो अपने ऊपर इंड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के टॉपिक में हम बेसिकली हम एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेटा आपने पढ़ा है रेजिस्टर्स के बारे में, जैसे आपने बेटा पढ़ा होगा कैपेसिटर्स के बारे में, वैसे ही हमारे पास एक और डिवाइस होता है दैट्स कॉल्ड इंडक्टर। उसके बारे में आज का टॉपिक जो है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो टॉपिक है बेटा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन टॉपिक समझने के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा सेल्फ इंडक्शन। तो उसके लिए मैं आपको एक सर्किट दिखाऊंगा। एक सर्किट के अंदर मैं यहां पे एक कॉइल लेता हूं बेटा, मैं एक कॉइल लूंगा, एक सोलेनॉइड ले सकते हैं हम। इसको मैं एक बैटरी के साथ बेटा यहां पे कनेक्ट करूंगा और यहां पे मैं एक की रखूंगा बेटा, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले यहां पे की ऑफ है, यहां पे सर्किट में कोई भी चीज नहीं चल रही, कोई करंट वगैरह नहीं चल रही है, ठीक। लेकिन यहां पे मैं एक काम करूंगा, मैं इस सर्किट को स्टडी करूंगा तीन चीजों के लिए। एक, जब मैं पहले की को ऑन करूंगा, ठीक है, तो ऑन करने पे क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं की को ऐसे ही रखूंगा, यानी सर्किट का बीच वाला हिस्सा, ठीक है, और उसके बाद मैं की को बेटा ऑफ करूंगा। मैं इन तीनों स्टेट्स को स्टडी करना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, दिस इज केस नंबर 1। ध्यान से बेटा देखिएगा, केस नंबर 1। केस 1 में मैं स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन। तो जैसे ही बेटा मैं यहां पे स्विच ऑन कर लूंगा, बेटा स्विच ऑन करने के टाइम पे सर्किट यहां पे कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है, सर्किट यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही बेटा सर्किट कंप्लीट हो गया, एक करंट यहां पे चलने लगेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सर्किट जब मैंने ऑन नहीं किया था, इस सर्किट के अंदर जो करंट थी वो बेटा 0 के बराबर थी। लेकिन कुछ ही टाइम में करंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगेगा और एक वैल्यू तक पहुंचेगा जिसका नाम है बेटा V max रखूंगा, ठीक है। उसके बाद वो करंट बेटा कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पे तो ऐसा हुआ कि करंट जो है वो 0 से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची, और ये 0 से अपने वैल्यू तक जब तक पहुंचती है उस टाइम तक सर्किट के अंदर कुछ और चीजें भी एसोसिएटेड होती है जो इंक्रीज होती है बेटा, ठीक है। असल में इस स्टेट को हम फिर ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट, लेकिन मैं अभी आपको तंग नहीं करना चाहता हूं। बहुत सिंपल है, मैंने स्विच ऑन किया, करंट थी सर्किट में 0 क्योंकि स्विच ऑफ था। मैंने जैसे ही ऑन किया, करंट का वैल्यू I = 0 से बढ़ के I = I max तक पहुंच गया बेटा। इतने टाइम में यहां पे जब करंट का वैल्यू बढ़ने लगेगा, यहां पे जो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इस सोलेनॉइड का बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा ग्रो होने लगेगा। जैसे कि यहां पे करंट ग्रो हो गई फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, वैसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रो होगा फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम वैल्यू। आई कॉल दैट मैक्सिमम वैल्यू एज बेटा B max, ठीक है। और जब यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के वजह से यहां पे जो ये सोलेनॉइड है इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा बेटा, ठीक है, ये फ्लक्स भी बेटा इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत है, तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो गया फ्रॉम phi = 0 to phi = बेटा phi max। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जब इनका वैल्यू बेटा इंक्रीज होके इतना वैल्यू बन जाता है, इतने टाइम में आप देखिए बेटा फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया। सो एज पर द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल के अंदर एक EMF डेवलप होना चाहिए बेटा, एक EMF इंड्यूस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने फ्लक्स, हमने फ्लक्स नहीं किया, इसने खुद अपना फ्लक्स इंक्रीज किया। ये एक सर्किट था, मैंने खाली ऑन किया, ऑन करने के टाइम पे इसने खुद अपना फ्लक्स बेटा यहां पे इंक्रीज किया। तो खुद अपना फ्लक्स जब
खुद करेगा, हम करेंगे, व्हाटएवर, लेकिन फ्लक्स इंक्रीज हो गया। फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से यहां पे एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां बेटा एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उस ईएमएफ डेवलप होने को हम बेटा बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पे डेवलप हो जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन खाली ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, यहां पे कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको पता है बेटा लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ईएमएफ इस तरीके से डेवलप होता है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा होता है उस फ्लक्स चेंज को अपोज करता है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता है तो फ्लक्स इंक्रीज होने को अपोज करता है। इस केस में तो डेफिनेटली फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, तो जो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाएगा वो ऐसे बिहेव करेगा कि वो फ्लक्स को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। फ्लक्स को डिक्रीज करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का मतलब बेटा करंट को डिक्रीज करने लगेगा, यानी करंट को अपोज करने लगेगा। करंट को यहां पे अपोज करने लगेगा। उसका मतलब यह है कि ये जो इंडक्टर है इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और वो ईएमएफ एक बैटरी की तरह अगर हम देखते हैं, ठीक है, वो ईएमएफ इस तरीके का होगा कि उसकी पोलैरिटी बेटा ऐसे होगी ताकि वो ईएमएफ जो है वो यहां से करंट सेंड करना चाहेगा सर्किट में, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन इसकी वजह से जो करंट होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको बेटा अपोज करने लगेगी। दैट मींस एक सोलेनॉइड के अंदर जब हम बेटा फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज करने के टाइम पे वो बिहेव करता है एज इफ कि वो एक बैटरी के जैसा, अपैरेंटली वो एक बैटरी के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर बेटा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि करंट जो वहां से निकलेगी वो इस चलने वाली करंट को बेटा अपोज करेगी, जो करंट ग्रो हो रही थी उसको बेटा अपोज करेगी। ये हो गया बेटा केस नंबर 1। अब मैं आपको बेटा केस नंबर 2 दिखाऊंगा। केस नंबर 2 कोई खास केस है नहीं, लेकिन तब भी डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। केस 2 में जब यहां पे सर्किट अपनी स्टडी स्टेट में, यानी करंट का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ही होगा और वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि यहां पे एक बैटरी है, डीसी वोल्टेज है, तो यहां से एक कांस्टेंट वोल्टेज वाली जो करंट है वो यहां पे निकलेगी। तो दैट मींस यहां पे बेटा करंट वैरी नहीं करेगी, करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट, that will remain constant. Accordingly beta magnetic field will remain constant अपने मैक्सिमम वैल्यू के साथ, एंड फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। सो इन दिस सिचुएशन जब यहां पे करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है और उसके बाद बेटा मेंटेन होती है, उस टाइम पे बेटा फ्लक्स यहां पे कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट फ्लक्स के टाइम पे बेटा कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यानी उस टाइम पे ये कॉइल जो है इसके ऊपर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगी जो अपोज करेगी, कुछ नहीं होगा। ये नॉर्मल एक सर्किट की तरह बेटा बिहेव करेगा। ये तब जब यहां पे करंट का वैल्यू मेंटेन कांस्टेंट रहेगा बेटा। लेकिन इसके बाद अगर मैं केस थर्ड दिखाता हूं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट केस है बेटा, केस थर्ड में अगर मैंने इसी सर्किट के स्विच को बेटा ऑफ कर लिया बेटा, ठीक है, ये कॉइल है, यहां पे आपके पास बैटरी थी और यहां पे आपके पास की थी। मैं एक काम करूंगा, मैं की को ऑफ कर लूंगा बेटा। तो जैसे ही मैं की को ऑफ कर लूंगा, करंट ऑलरेडी चल रही थी बेटा इसमें, ठीक है, मैंने की को ऑफ कर लिया। तो की को ऑफ करने के टाइम पे इसके अंदर जो करंट थी वो पहले बेटा मैक्सिमम थी, लेकिन क्योंकि अब की ऑफ हो गई है तो इसमें करंट का वैल्यू कहां पे पहुंचेगा बेटा? 0 बनेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे था सर्किट काटने से पहले, लेकिन की ऑफ करने के टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 बन जाएगा। अकॉर्डिंगली बेटा फ्लक्स भी यहां पे 0 बन जाएगा फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू बेटा 5 मैक्स। ओके, तो बेटा अगर यहां पे फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, अपने मैक्सिमम वैल्यू से बेटा 0 बन गया, ठीक है, तो यहां पे बेटा फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से एज पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे एक ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन ईएमएफ बेटा इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि वो यहां पे डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने का मतलब यह है डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का मतलब बेटा डिक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। डिक्रीजिंग करंट यानी यहां पे करंट जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, नो डाउट, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं थी, करंट की डायरेक्शन यहां की तरफ थी, लेकिन धीरे धीरे ये करंट कम हो रही थी। लेकिन यहां पे जो ईएमएफ इसका डेवलप होगा ना, ठीक है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे बिहेव करेगा, वो इस डिक्रीजिंग करंट को डिक्रीज होने नहीं देगा। यानी यहां पे ऐसा होगा कि ये एक इस तरीके की बैटरी के जैसा बिहेव करेगा बेटा।
इस तरीके की बैटरी। आप देख सकते हैं यहां पे पोलैरिटी ऐसी है कि ये यहां पे करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में बेटा सेंड करना चाहता है ऐसे, यानी जो करंट की डायरेक्शन थी, करंट ऐसे चल रही थी, ये इसको बोलता ही नहीं तुम चलते रहो, तुम कम नहीं हो सकते हो, क्योंकि फ्लक्स यहां पे डिक्रीज हो रहा था और ये फ्लक्स के डिक्रीज होने को अपोज करने का तरीका है, यानी करंट के डिक्रीज होने को अपोज करने का। करंट डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, यह बोलता है नहीं करंट चलती रहनी चाहिए, और ये यहां पे करंट ऐसे सेंड करेगा, वो इस करंट को बेटा ऐड करती है। अब आपने देखा 3 केसेस आपने देखे, जिसमें से बीच वाला जो केस है उसमें कांस्टेंट करंट थी, कांस्टेंट फ्लक्स था, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहले केस में जब यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, जब आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, उसके बाद लास्ट केस में जब यहां पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, दोनों केसेस में यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया बेटा। इस ईएमएफ को हम बेटा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ये इस कॉइल ने खुद किया, लेकिन कब किया? जब इसके अंदर की करंट को चेंज किया गया बेटा, जब इंक्रीज किया गया या जब डिक्रीज किया गया। जब इसके अंदर कांस्टेंट करंट चलती है उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है बेटा। इस ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, या हम बेटा इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको बेटा बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं बेटा? बैक ईएमएफ। क्यों बोलते हैं बैक ईएमएफ? जैसे कि आपने बेटा इस वाले केस में देखा, यहां से आपने बैटरी इस्तेमाल की, लेकिन यहां पे इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये इसी करंट के खिलाफ यहां पे करंट भेजेगा, सो वी कॉल इट बैक ईएमएफ। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब यहां पे करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। ये किसी भी सर्किट में होता है, ठीक है, लेकिन अब एनहांस करने के लिए ये इफेक्ट मैंने यहां पे सोलेनॉइड बनाया। अदरवाइज सर्किट का कोई भी चीज जो है ये इफेक्ट दिखा सकता है, हाँ कम मिकदार में दिखा सकता है, लेकिन अगर हमारे पास सोलेनॉइड्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं इन्वॉल्व, उस टाइम पे ये इफेक्ट बहुत ही डोमिनेंट होते हैं बेटा। तो याद रहे, कोई भी सोलेनॉइड, कोई भी कॉइल जिसके अंदर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड अच्छा खासा होता है, जब भी उसको सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो सर्किट में जब भी करंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उनके अंदर बेटा बैक ईएमएफ डेवलप होता है, और वो करंट इंक्रीजिंग करंट को अपोज करते हैं, डिक्रीजिंग करंट को भी बेटा अपोज करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपको लगता है कि यहां पे ये इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, तो आप जल्दी से इसको कोरिलेट करेंगे किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन बेटा ये रेजिस्टेंस जैसा नहीं है। याद रहे, रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टर जो होता है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं बेटा, रेजिस्टर जो होता है, जो आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, रेजिस्टर जो है वो करंट को अपोज करता है। आई रिपीट, रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है, लेकिन जो यहां पे ये चीज है, ये करंट को अपोज नहीं करती है, ये करंट के चेंज करने को अपोज करता है, करंट के इंक्रीज करने को अपोज करता है, करंट के डिक्रीज करने को अपोज करता है बेटा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि यह हर किसी के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन जब स्पेसिफिकली हम इन पर्पस के लिए, ताकि करंट के इंक्रीज होने को अपोज कर सके, करंट के डिक्रीज होने को अपोज कर सके, इन स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब हम इनको डिजाइन करते हैं कॉइल्स को, ठीक है, उन डिजाइन कॉइल्स को हम बेटा इंडक्टर का नाम बोलते हैं। इंडक्टर, जैसे रेजिस्टर है, रेजिस्टर जो है वो करंट को अपोज करता है, लेकिन जो इंडक्टर है, जो ऐसा इफेक्ट दिखाता है, ये करंट के चेंज होने को अपोज करता है, करंट के इंक्रीज होने को अपोज करता है, और करंट के डिक्रीज होने को अपोज करता है। तो आप किसी भी तरीके से रेजिस्टर और इंडक्टर के जो ऑपरेशन जो है, इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंडक्टर करंट के चेंज होने को अपोज करता है। जब करंट चेंज नहीं हो रही होती है, इंडक्टर बेटा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे फेनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, और ऐसी चीजों को हम बेटा इंडक्टर बोलते हैं। वी कॉल दैट इंडक्टर बेटा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आपने बेटा मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई बॉडी है वो अपनी स्टेट को रिटेन करना चाहती है, जिसको हम बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी रुकी हुई बॉडी जो है वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे जब तक उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा, एंड सो दैट, या कोई चलती हुई बॉडी जो है वो चलती ही रहना चाहती है जब तक ना आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को रिटेन करना चाहता है। यहां पे भी अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखोगे, ये जो यहां पे कॉइल है या सर्किट है, ठीक, जब ये यहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब ये वो तभी होता है जब करंट चेंज हो रही होती है। तो कोई भी कॉइल वगैरह जो है वो नहीं चाहता है कि करंट जो है वो चेंज हो जाए,
वो जीरो से इंक्रीज हो जाए मैक्सिमम या मैक्सिमम से डिक्रीज हो जाए जीरो, ये अपोज करता है इसको। हाँ, करंट अगर है, बड़ी करंट है लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट के टाइम पे कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटा अगर यहां पे करंट इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम पे बेटा ऑपोजिशन देता है। तो यहां पे जो ये इंडक्टेंस है जो मैंने आपको यहां पे बताया, ठीक है, ये यहां पे ऐसे ही बिहेव करता है जैसे मैकेनिक्स में बेटा इनर्शिया बिहेव करता है बॉडी का, ठीक है, अपनी स्टेट प्रिजर्व करने का, जिस स्टेट में है, जिस हालत में है उसी हालत में रहना चाहता है, ठीक है। वैसे ये सर्किट जिस हालत में है उसी में रहना चाहता है, ये करंट के इंक्रीज होने को बर्दाश्त नहीं करता है, करंट के डिक्रीज होने को बर्दाश्त नहीं करता है। तो कभी कभी इस प्रॉपर्टी को हम बेटा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा जब भी स्पेसिफिकली ऐसी चीज को डिजाइन किया जाता है वी कॉल इट इंडक्टर बेटा, ठीक है। तो इंडक्टर के लिए हमारे पास जो सिंबल है सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए, इट्स लाइक दिस। जैसे रेजिस्टेंस के लिए बेटा हमारे पास सिंबल ऐसा है, ठीक है, वैसे ही इंडक्टर के लिए ऐसा है, और बेटा कैपेसिटर का आपको पता होगा कैपेसिटर ऐसा है। तो ये यहां पे आज आपने एक नई चीज पढ़ी, दैट इज कॉल्ड एज बेटा इंडक्टर, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर। अब ये जो इंडक्टर है, मैं एक और बात बोल के रखूंगा, ये जो इंडक्टर होता है ये कॉइल से बनाया जाता है, कॉपर वायर से बनाया जाता है, ठीक है। तो इंडक्टर का काम डिफरेंट है, करंट के चेंज होने को अपोज करता है, लेकिन ये एक इंडक्टर जो है ये हमेशा एक रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जब करंट यहां पे चलेगी, नो डाउट इंडक्टर अपना इफेक्ट दिखाता है करंट इंक्रीज होने के टाइम पे, डिक्रीज होने के टाइम पे, लेकिन ये तो कॉपर वायर से बना और कॉपर वायर की भी रेजिस्टेंस होती है। तो जब करंट चलती है ना, करंट को रेजिस्टेंस भी मिलती है, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग चीज है, इंडक्टेंस अलग चीज है, या इंडक्टर अलग चीज है, ठीक, लेकिन एक इंडक्टर के साथ हमेशा रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होती है। अगर हम खाली इंडक्टर प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेटा इसकी रेजिस्टेंस को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको इसकी रेजिस्टेंस को मानना ही नहीं है। ऐसा इंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस जीरो होगी, ऐसे इंडक्टर को हम बेटा आइडियल इंडक्टर बोलते हैं। आइडियल, ये आइडियल है, खाली थियरी में एग्जिस्ट करता है, न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस इतनी है, व्हाटएवर, रेजिस्टेंस नहीं है, दैट्स एन आइडियल इंडक्टर। लेकिन रियलिटी की अगर हम बात करेंगे, कोई भी जो इंडक्टर होता है उसके साथ बेटा रेजिस्टेंस भी एसोसिएटेड होती है, यानी इंडक्टर काम भी करता है लेकिन साथ में रेजिस्टेंस भी होती है। लेकिन फिलहाल हम यहां पे रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, यानी हम आइडियल इंडक्टर्स के साथ फिलहाल यहां पे काम करेंगे हम बेटा, आइडियल इंडक्टर, रेजिस्टेंस नहीं है, खाली इंडक्टर इफेक्ट आएगा यहां पे। तो बेटा अगर आपको क्लियर हो गया कि एक इंडक्टर क्या काम कर सकता है, करंट के इंक्रीज होने को अपोज कर सकता है, डिक्रीज होने को अपोज कर सकता है, लेकिन अब जब मैंने इतनी बातें बताई, अब मैं इन बातों को बेटा क्वांटिफाई करना चाहता हूं। क्वांटिफाई करने का मतलब ये थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे, मैथमेटिकली थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे, ताकि हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर पाए, ताकि हम कुछ प्रॉब्लम्स यहां पे कर पाए बेटा, ठीक है। मैं आपको बेटा समझाता हूं। किसी भी इंडक्टर के लिए हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक पैरामीटर होता है, कोई भी इंडक्टर हो, जैसे रेजिस्टर है, रेजिस्टर की बेटा रेजिस्टेंस होती है 10 ओम 20 ओम लाइक दैट। वैसे ही जब हम इंडक्टर बनाते हैं, चाहे आपने सोलेनॉइड से बनाया, कॉइल से बनाया, किसी भी चीज से बनाया, ठीक है, तो हर किसी इंडक्टर का अपना एक इंडक्टेंस का वैल्यू होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। आप दो में से कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस हम बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है किसी भी कॉइल का, तो उसको बताने के लिए देखिए बेटा, अगर मेरे पास कोई सोलेनॉइड है तो उसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा, कोई भी सोलेनॉइड है, कॉइल है, फ्लक्स एसोसिएटेड जो रहेगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितनी उसके अंदर बेटा करंट स्ट्रांग होगी, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही फ्लक्स बेटा स्ट्रांग होगा। तो किसी भी कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, ठीक है। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को जब मैं यहां पे इक्वालिटी में कन्वर्ट करता हूं, आई राइट बेटा phi इज इक्वल टू L टाइम्स I, वेयर L इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और L जो है इसी को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस।
या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो मैंने बताया था, कोफिशिएंट पूरा बोला है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या शॉर्ट में बेटा सेल्फ इंडक्टेंस इसको हम बोलते हैं। हर एक कॉइल के लिए अपना वैल्यू होता है, ये डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पे, ये डिपेंड करता है आपने उसको कैसे बनाया हुआ है, उसकी शेप कैसी है, हम देखेंगे इसको, हम अच्छे से जानेंगे। तो फिलहाल यहां पे L जो है इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इसका अगर बेटा हम यूनिट देखते हैं, इसका जो SI यूनिट आता है बेटा वो हेनरी आता है। हेनरी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस L। तो बेटा जिस भी कॉइल का फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस L के बराबर है, उसके अंदर कितना EMF डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर कितना EMF डेवलप हो जाएगा, जिसको मैं बैक EMF बोलता हूं, दैट इंड्यूस्ड EMF इन एन इंडक्टर विल बी इक्वल टू -d/dt ऑफ phi, जो कि लेंजेस लॉ या फैराडे लॉ बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, ठीक है, इसके बराबर है। सो व्हेनेवर देयर इज फ्लक्स चेंज यू गेट एन EMF, ठीक। एंड देन बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया d/dt, phi के बदले यहां पे आएगा, शाबाश, क्या आएगा, L into I, एंड देन L कांस्टेंट होता है कॉइल का, -L di/dt. This is the induced EMF. As simple as it is. देखिए बेटा, इंड्यूस्ड EMF किसी भी इंडक्टर में कब होगा, जब उसके अंदर की करंट चेंज होगी, di/dt. सो व्हेन द करंट चेंजेस, तब जाके di/dt जो है वो नॉन जीरो होगा। अगर बेटा इंडक्टर के अंदर करंट या किसी कॉइल के अंदर करंट कांस्टेंट होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, दैट मींस EMF वहां पे जनरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर बेटा करंट चेंज हो रही है, तो यहां पे कितनी चेंज हो रही है, मल्टीप्लाइड में उसका इंडक्टेंस का क्या वैल्यू है, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट करके आपको बेटा इंड्यूस्ड EMF यहां पे मिलेगा। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो वहां पे ऑलरेडी EMF था, ये EMF उसको बेटा अपोज करेगा, यानी ये करंट ऐसी भेजेगा कि ऑलरेडी जो करंट वहां पे चल रही थी, इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, उसको बेटा अपोज किया जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हर किसी कॉइल के लिए बेटा इसका अपना वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया होगा कि अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो एक इंडक्टर जो है वो बेटा बैक EMF डेवलप करता है, ठीक है, एक बैक EMF डेवलप करता है, और वो बैक EMF या इंड्यूस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है, दैट इज इक्वल टू -L di/dt। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा। एक न्यूमेरिकल है, रेडिली हम एक सवाल करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। करंट इन गिवन सर्किट, नीचे गिवन सर्किट दिया हुआ है, करंट इन गिवन सर्किट इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड। बेटा इस सर्किट के अंदर करंट चल रही है, करंट की डायरेक्शन ये दी है, बट इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड 3 एम्पियर का यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है, ठीक है। फाइंड VA माइनस VB, हमें यहां से लेकर यहां तक के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है व्हेन करंट इज 2 एम्पियर, जब इस सर्किट में करंट 2 एम्पियर के बराबर होगी। करंट चेंज होती रहेगी, पहले 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन जब 2 के बराबर है, ठीक है, उस टाइम पे बताना है VA से लेकर VB तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। बहुत आसान है, आप देखिए बेटा मैं इसको कैसे करता हूं, थोड़ा आपका पिछला भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे, मैं यहां का पोटेंशियल लिखूंगा बेटा VA यहां का पोटेंशियल है। अगर मैं सर्किट में आगे बढ़ूंगा, ये बैटरी यहां पे इस तरीके से बिहेव कर रही है कि जब मैं इस वाली वायर से उठ के यहां पे पहुंचूंगा, देयर विल बी एन एडिशन ऑफ 5 वोल्ट्स। बैटरी का ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे होता है, ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे। तो जब मैं यहां से चलूंगा, ठीक है, और फिर यहां पहुंचूंगा, यहां पे पोटेंशियल इसके मुकाबले में 5 ज्यादा होगा। सो VA, ठीक है, प्लस करेंगे 5 वोल्ट, मींस मैं यहां पे पहुंचा, ठीक। उसके बाद जब मैं आगे चलूंगा, करंट की डायरेक्शन ये है, आपको बेटा पता है जो रेजिस्टेंस होती है वो करंट को बेटा अपोज करती है, आपने पढ़ा होगा बेटा, करंट को अपोज करती है। तो ओम्स लॉ के मुताबिक किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट चलती है ना, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट चलेगी
तो करंट तब चलेगी जब एक साइड पे पोटेंशियल हायर होगा, एक साइड पे पोटेंशियल लोअर होगा। तो क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में चल रही है, पोटेंशियल यहां पे हायर यहां पे लोअर है, दैट मीन जब आप यहां से यहां पे पहुंचेंगे बेटा, ठीक है, पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? दैट विल बी गिवन बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है बेटा? यहां पे ये बोल रहा है 2 एंपियर की करंट है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बेटा? 2 ओम का। तो मैं यहां पे था, 5 ऐड करके यहां पे पहुंच गया, लेकिन माइनस किया यहां पे 2 इंटू 2 मैं यहां पे यूनिट के साथ लिखूंगा ताकि आप को अच्छे से समझ आ जाए। 2 एम्पियर इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इज बेटा 2 ओम, सो I इंटू आर हो गया। उसके बाद जब मैं बेटा यहां पे पहुंचा, अब यहां पे पहुंचने के टाइम पे आप देखिए बेटा करंट यहां पे ग्रो हो रही है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां पे क्योंकि करंट ग्रो हो रही है, यहां पे ये बिहेव करेगा, अपेरेंटली ये एक बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, और ये इस बैटरी की तरफ बिहेव करेगा कि यहां पे ये करंट इस डायरेक्शन में सेंड करेगा, क्योंकि सर्किट में करंट बेटा ग्रो हो रही है। तो यहां पे जब मैं पहुंचा, यहां तक जब मैं पहुंचा, इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद बेटा पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एज यू कैन सी, आप इंडक्टर को छोड़ दो, अगर आप इस बैटरी को देखेंगे, सो यू आर मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, दैट मींस देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल बेटा, डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। तो माइनस लिखूंगा, कितना डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल यहां पे होगा? इट विल बी इक्वल टू बेटा एल di/dt। अगर आपको याद होगा ये EMF यहां पे आएगा बेटा, LDI। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैंने डायरेक्शन का हिसाब रखा हुआ है बेटा, माइनस LDI/dt। तो जब मैं ये वाला पोटेंशियल यानी EMF जो इंड्यूस यहां पे हो गया, ठीक है, जब मैं वो लिखूंगा, उसके बाद मैं यहां पे पहुंचूंगा, दैट मींस दैट विल बी इक्वल बेटा पोटेंशियल एट B। सो VA को ऐड करेंगे बैटरी, हम पहुंचेंगे यहां पे, माइनस करेंगे IR, हम पहुंचेंगे यहां पे माइनस, क्योंकि ये यहां पे अपोजिंग इफेक्ट देता है, माइनस करेंगे इसका इतना पोटेंशियल, कितना यहां पे अपोज कर रहा है, ठीक है, तो हम पहुंचेंगे VB पे, दैट मींस पोटेंशियल विल बी इक्वल बेटा VB। तो हमें बेटा VA माइनस VB निकालना था, सो यहां पे आएगा बेटा VA माइनस VB, बाकी ये बचा यहां पे 5, ये बचा मेरा 4 यहां पे, सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये आएगा यहां पे बेटा, चलो इसको यहां पे पहले सॉल्व करते हैं। VA प्लस 5 माइनस 4, यह आएगा बेटा माइनस L का वैल्यू इसका दिया हुआ है 4 हेनरी का, di/dt इस सर्किट में 3 के बराबर है, विल बी इक्वल बेटा VB। एंड देन बेटा यहां पे आपको मिलेगा VA माइनस VB, ठीक है, 5 में से 4 हो गया 1, तो 1 माइनस 12 हो गया बेटा माइनस 11, यहां पे पहुंच के ये 11 बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ करंट इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ, बेटा अब यहां पे करंट डिक्रीज हो रही है, मैंने दोनों केस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। करंट इस डायरेक्शन में है बट डिक्रीज हो रही है, फेड हो रही है, कमजोर हो रही है, पता नहीं क्यों बट हो रही है। एट द रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड VB माइनस VA व्हेन I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। बेटा ये दिया हुआ है कि करंट का वैल्यू इतना है और ये डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से यही करूंगा, पोटेंशियल एट A VA, मैं इस जगह पे हूं, ठीक है। तो पहली बात यहां पे करंट यहां की तरफ चल रही है, दैट मींस देयर विल बी अ ड्रॉप, रेजिस्टेंस में जिस भी डायरेक्शन में करंट जाएगी देयर इज अ ड्रॉप। अब डिपेंड करता है कि सर्किट में आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं, ठीक है। सो करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऑब्वियसली दिस विल बी एट द हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट द लोअर पोटेंशियल, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, व्हाटएवर। सो देयर विल बी अ ड्रॉप इन पोटेंशियल। कितना ड्रॉप आएगा बेटा? माइनस, करंट यहां पे 5 के बराबर है, 5 एम्पियर के बराबर है, और इसकी रेजिस्टेंस बेटा 1 ओम के बराबर है। सो V इज इक्वल टू I इंटू R, ओम्स लॉ। करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस विल शो हाउ मच विल बी द ड्रॉप इन द पोटेंशियल। तो यहां पे था, इसके बाद ड्रॉप हो गया पोटेंशियल, लेकिन यहां पे बैटरी इस तरीके से है कि हम यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, सो देयर विल बी इंक्रीज इन द पोटेंशियल। कितना बेटा पोटेंशियल इंक्रीज होगा? +15। अब यहां पे बात है इंडक्टर की, इंडक्टर क्योंकि सर्किट के अंदर करंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, करंट की डायरेक्शन ये है और ये डिक्रीज हो रही है, इंडक्टर विल बिहेव
एज इफ इट इज अ बैटरी एंड बैटरी इज ऑफ दिस पोलैरिटी, यानी जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है ना बेटा, ये इसको बोलेगा नहीं चलते रहो, ये अपनी करंट ऐसे भेजेगा जो इस वाली करंट को अपोज नहीं करेगा, इसी को एड, क्योंकि करंट यहां पे गायब हो रही है, ये बोलेगा कि गायब नहीं होना है, तुम्हें चलते रहना है, इसीलिए ये इसको अपोज नहीं करेगी, ये यहां पे इसके गायब होने को अपोज करेगी, मींस ये यहां पे एड करेगी, ये यहां पे करंट इस डायरेक्शन में सेंड करना चाहती है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, जब हम यहां से यहां की ओर देखेंगे, चलो इंडक्टर को छोड़ दो, इसको देखो, जब हम सर्किट में मूव करेंगे, हम पहले यहां पे थे, फिर यहां पे पहुंचे ये करके, फिर +15 करके यहां पे पहुंचे, हम इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब जब हम यहां पे जाएंगे, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल विल बी प्लस, ठीक है। एल का वैल्यू इसमें दिया है 5 मिली हेनरी, ठीक है। डी आई बाई डी टी इसमें लिखा हुआ था 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, एंड दैट विल बी इक्वल बेटा VB, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा VA, ठीक। हमें वैसे VB माइनस VA ही निकालना है, तो हम इसको -5, ठीक है, +15 एंड देन ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, +5 विल बी इक्वल टू VB माइनस VA, तो 5 and 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड योर VB माइनस VA विल बी इक्वल टू बेटा 15 वोल्ट्स। थोड़ा सा रिवीजन आपको मैं कराऊंगा, थोड़ा सा। प्रीवियस जो सर्किट था हमारे पास बेटा, करंट इस डायरेक्शन में चल रही थी और ग्रो हो रही थी, तो इसने यहां पे करंट को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि करंट ग्रो हो रही थी। तो यहां पे जो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू -L di/dt। मैंने यहां पे माइनस का हिसाब लगा लिया, माइनस का मतलब डायरेक्शन का होता है, मैंने हिसाब लगा लिया कि यहां पे इस डायरेक्शन में होगा, तो इसी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इस एंड पे पोटेंशियल हाई होगा, पॉजिटिव है, यहां जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, सो देयर विल बी द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, एंड द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल वाज -12। 4 इसकी इंडक्टेंस थी बेटा, 3 इसका रेट था जिसपे करंट चेंज हो रही थी, सो ये हमने निकाला। उसके बाद की जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहां पे दिखाई, ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखिए करंट की डायरेक्शन यही थी, मगर करंट जो है वो बेटा डिक्रीज हो रही थी। तो करंट डिक्रीज होने का मतलब ये है कि यहां पे ये ऐसे बिहेव करेगा कि ये करंट को डिक्रीज होने नहीं देगा, ये करंट की डायरेक्शन में ही करंट चलेगा, यानी इस इंडक्टर के बदले आप यहां पे एक ईएमएफ मान सकते हैं, और इस ईएमएफ का भी जो ईएमएफ है, या सॉरी इस इंडक्टर के अक्रॉस जो बैक ईएमएफ होगा वो भी आएगा बेटा -L di/dt। माइनस साइन इज फॉर द डायरेक्शन, जिसका मैंने हिसाब पहले ही लगा लिया था, तो माइनस यहां पे नहीं लिखूंगा, मैंने सिंपल L और di/dt लिखा। डायरेक्शन जो थी वो मैंने यहां पे कर ली कि ये यहां पे प्लस करेगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ पोटेंशियल बेटा, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर आपको ये समझ आ गया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, पहला इसका दिन है इंडक्टर का, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है। एन इंडक्टर ऑफ 5 हेनरी इंडक्टेंस, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस बेटा 5 हेनरी का है, कैरीज ए स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, कांस्टेंट 2 एम्पियर की करंट चल रही है। हाउ कैन ए 50 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी मेड टू अपीयर इन द इंडक्टर। सवाल बोलता है हमारे पास एक इंडक्टर है जिसके अंदर 2 एम्पियर की करंट चल रही है, ठीक है। यह बोलता है कि हम कैसे इसके अक्रॉस बैक ईएमएफ, जिसको मैंने बोला 50 वोल्ट का बैक ईएमएफ डेवलप कर सकते हैं, 50 वोल्ट का, ठीक है। 50 वोल्ट यू वांट बैक ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर। नाउ सी बेटा, इसके अक्रॉस बैक ईएमएफ डेवलप करने के 2 तरीके, इधर यू हैव टू डिक्रीज द करंट और यू हैव टू इंक्रीज द करंट। दोनों में से एक केस तो दिखाना है, लेट अस सपोज मुझे इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो let we decrease current to 0। मान लीजिए करंट जो है वो मैंने डिक्रीज कर ली टू 0, ठीक है।
So what I can write is that back EMF is equal to minus L di by dt. ठीक है. Now I want a back EMF 50 volts minus L. L इसका दिया हुआ था शायद 5 हेनरी का दिया था, 5 हेनरी. Now since I have changed the current from 2 to 0, so final value is 0 minus initial value was 2 in a time, let us suppose in time t. ठीक है. So that means t will be equal to, यहां पे आएगा बेटा 5, यहां पे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, so it will be 2 divided by 10 and that means it will be equal to बेटा 0.2 seconds. Now what I am going to say is that इसकी फिजिक्स ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं इस इंडक्टर के अक्रॉस 50 वोल्ट का बैक ईएमएफ डेवलप हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दूसरा भी काम कर सकते हैं, बट एक काम आप कर सकते हैं, आप इसके अंदर की करंट को 2 एम्पियर से 0, यानी करंट को खत्म करना है, लेकिन बेटा खत्म करना होगा कितने टाइम में? 0.2 सेकंड में. अगर आप ये कर पाए, इसकी करंट बेटा 2 से 0 बन जाएगी 0.2 सेकंड में. उस टाइम पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, या बैक ईएमएफ जो होगा, वो बेटा यहां पे 50 वोल्ट के बराबर होगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव इंडक्टर. दिस इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर बेटा. इंडक्टर जो है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंडक्टर जो है वो करंट के चेंज को अपोज करता है, करंट को अपोज नहीं करता है. करंट को अपोज कौन करता है बेटा? रेजिस्टर. इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट, इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन करंट. इंडक्टर चाहता है सर्किट के अंदर सब एक जैसा रहे. ठीक है. जो वहां पे करंट चल रही है वो कांस्टेंट रहे, करंट चेंज नहीं होनी चाहिए. इसीलिए मैंने इसको नाम एक और बताया, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. ये सर्किट का इनर्शिया जैसा है, चेंज को अपोज करता है, अपनी स्टेट में रहना चाहता है बेटा. ठीक है. अब देखिए, जब हम यहां पे ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ईएमएफ जो बैक ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ठीक है. ये जो एल होता है बेटा, ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पे जो आपके कॉइल्स है, ये उन पे डिपेंड करता है. अब अगर आपकी न्यूमेरिकल आएगी बेटा कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, उसकी लेंथ इतनी है, रेडियस इतना है, टर्न्स इतने हैं, व्हाटएवर, आप बताइए उसमें कितना बैक ईएमएफ डेवलप होगा. तो हमें बेटा सोलेनोइड का एल पता होना चाहिए ना, सोलेनोइड का. अच्छा, सोलेनोइड नहीं, हमारे पास एक कॉइल है. तो कॉइल के बारे में क्वेश्चन है. कॉइल का ज्योमेट्री यह है, उसका रेडियस ये है, नंबर ऑफ टर्न्स ये है. बताइए उसके अंदर कितना बैक ईएमएफ डेवलप होगा जब आप उसका करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. ठीक है. तो हमें बेटा कॉइल का एल पता होना चाहिए, एल ऑफ कॉइल, एल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सोलेनोइड. और भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आते हैं, जैसे हमारे पास बेटा स्क्वायर कॉइल होगा, यानी कॉइल है बट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, कॉइल है बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल. तो इनका एल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका एल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा. ठीक है. वो मैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा. मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी किस्म का अगर आपको ज्योमेट्रिकल शेप दिया जाता है, किसी भी किस्म का ज्योमेट्रिकल शेप, आप उसका एल कैसे निकाल सकोगे, क्योंकि एल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में. एल के बगैर कुछ नहीं हो सकता, एल पता होना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना ईएमएफ डेवलप होगा, बैक ईएमएफ बेटा कितना डेवलप होगा. ठीक है. सो वो एल का कैलकुलेशन जो है कैसे हम करते हैं, वो मैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा. ठीक है. तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. बहुत सिंपल है, किसी भी सर्किट में करंट इंक्रीज करने के टाइम पे या डिक्रीज करने के टाइम पे करंट, ठीक है, वहां पे एक ईएमएफ डेवलप होता है, जिसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं. वो किस वजह से होता है? क्योंकि करंट इंक्रीज होने के टाइम पे और डिक्रीज होने के टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है बेटा. ओके. और उसी की वजह से बेटा फ्लक्स चेंज होता है. तो फ्लक्स चेंज से तो आपको पता ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन ये खुद अपने ऊपर ऐसा करता है, इट्स कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड. मैंने लेक्चर स्टार्ट होने पे ही बोला था आपको कि हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करूंगा, मैं एरिया चेंज ओरिएंटेशन नहीं, ये खुद कर लेता है. सो दैट इज द टॉपिक बेटा, सेल्फ इंडक्शन.
और फिर हमने देखा सेल्फ इंडक्शन के टाइम पे जब हम चीजों का सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे हम डिफाइन करते हैं एक पैरामीटर दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या जिसको हम बेटा सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो हर किसी के लिए अपना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है या सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एल जिसको हम बोलते हैं, जिसका यूनिट बेटा हेनरी है। और फिर मैंने आपको बताया कि ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। करंट का चेंज होना बहुत जरूरी है, अगर करंट कांस्टेंट रहेगी तो ई एकदम से जीरो आ जाता है, करंट चेंज होनी चाहिए बेटा, ठीक। और फिर मैंने आपको बताया सर्किट में एक इंडक्टर, जब करंट चेंज हो रही होती है तो सर्किट में एक इंडक्टर जो होता है बेटा वो एक बैटरी की तरह काम करता है। अब ये देखना होता है कि बैटरी की पोलैरिटी क्या रहेगी। जब करंट ग्रो हो रही होती तो वो उस करंट को अपोज करता है, जब करंट फेड हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, तो करंट को बेटा एड करता है। तो वो एक इंडक्टर एक बैटरी का काम करता है। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये बैटरी का काम करता है, लेकिन बैटरी की पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ता है करंट इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। सो अकॉर्डिंगली बैटरी की पोलैरिटी है। और मैंने आपको थोड़े से एक्सरसाइज यहां पे कराए, आई होप आपको ये समझ आएगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज बेटा।